Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. It's me इंजीनियर संग्रेज खान. आज का हमारा लेक्चर है कूलम्स लॉ. ये लेक्चर क्लास 10th में भी है और सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी है. सो कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं. कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है. इसने एक लॉ पेश किया था. कब पेश किया था? 1785 AD में. अब ये ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, खासकर जो केट एमडी केट एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं. तो ऐसे डेट्स आते हैं एंट्री टेस्ट में, तो आपने ये भी याद रखने हैं. 1785 AD में एक लॉ पेश हुआ था जिसने पेश किया था, उसका नाम था कूलम. तो उस लॉ को नाम दिया था कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या है, इसको समझने से पहले हम ये रिकॉल करते हैं लास्ट लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे कि अगर दो चार्जेस हो प्लस माइनस अपोजिट चार्जेस हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. हमने ये भी पढ़ा कि अगर दो चार्जेस सिमिलर चार्जेस हो, एक जैसे हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. चाहे अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले, ये हमेशा किसी खास फोर्स से करते हैं जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए हम इस लॉ को समझते हैं कि हमें पता है कि दो चार्जेस आपस में किसी खास फोर्स से एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. सो इस लॉ का ये स्टेटमेंट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, कि जब आप बात करते हो चार्जेस की, वो किसी खास फोर्स से या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस हो, उन दो चार्जेस में या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फोर्स F, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब इस पॉइंट में मेरे समझाने का मकसद ये भी है कि फिजिक्स में स्पेशली किस तरह से आप एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में आप किस तरह कन्वर्ट करते हो, ये भी आपने यहाँ पर सीखना है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. तो हमने फोर्स लिख लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम हम सुनते हैं उसको हम जाहिर करते हैं इस सिंबल से जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं. सो दोबारा सुने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दो चार्जेस के दरमियान जब ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो या डॉट हो या फिर कुछ ना हो, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट में लिखना, मल्टीप्लाई में लिखना. अब देख ले इस स्टेटमेंट को हमने किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ये है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड में ये है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और एंड का मतलब ये है कि जो ये फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए. साइन हमने एक ही यूज करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन. एंड मीन्स वही जो फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. अब ये बात देख ले, डायरेक्ट रिलेशन जब भी आता है, आपने उन दोनों के दरमियान अगर डायरेक्ट रिलेशन है, आपने एक दूसरे के सामने लिखना है. जब इनवर्स रिलेशन की हम बात करते हैं उसको हमेशा हम किस चीज में लिखते हैं? 1 अपॉन में लिखते हैं, 1 डिवाइड में लिखते हैं. So force is inversely proportional to the square of distance between them. Square of the distance. Distance को इस टॉपिक में हमने जाहिर किया है किस चीज के साथ? R के साथ हमने जाहिर किया है. अब इस स्टेटमेंट को आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर ले किस तरह से आपने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन
इस स्टेटमेंट में एक और चेंज आप ला सकते हो। कुछ बुक्स में आपको ये नजर आएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। कुछ आई बुक्स में, जैसे कि 10th में इस तरह लिखा है, जब सेकेंड ईयर की बुक हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जो दो चार्जेस पड़े हैं वो तो रेस्ट में है, इन रेस्ट चार्जेस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। कोई खास फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो अमाउंट क्या है, उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड में। सो इस तरह भी आप लिख सकते हो, या फर्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या चेंज ला सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन is directly proportional to the product of charges and inversely proportional, inverse means 1 upon में लिखना, inversely proportional to the square of the distance between them। इस तरह से आपने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। ये है डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम हो रहा है दूसरा भी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नाम से जाहिर है, इनवर्स, इनवर्स मींस अगर एक चीज बढ़ रहा है दूसरा कम होगा, और अगर ये कम हो रहा है तो ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। किस तरह से, अब जैसे कि ये दो चार्जेस हैं, चार्जेस जितने ज्यादा होंगे, चार्जेस पे वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो लाजिम बात है, कॉमन सेंस की बात है, उस पे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। चार्जेस जितने कम होंगे, चार्जेस की वैल्यू जितनी कम होगी वो उस पे उतना ही कम फोर्स लगेगा। इसी तरह स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और फोर्स का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर इन दो चार्जेस के दरमियान ये जो फासला है उसको हम कहते हैं आर, डिस्टेंस को हम यहाँ पर कहते हैं आर। और इन दो चार्जेस पे हम पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक में कि इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। किस तरह, फासला दो चार्जेस में जितना कम होगा, एक ये बात, दोनों चार्जेस में फासला जितना ज्यादा होगा, फासला जितना ज्यादा है फोर्स उतना ही इस पे कम एक्ट होगा। ये जितने एक दूसरे के करीब होंगे, फासला जितना कम होगा फोर्स उस पे उतना ही ज्यादा एक्ट होगा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। सो इन दोनों इक्वेशंस में हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम लिखते हैं एक बार। नेक्स्ट थिंग, लेफ्ट साइड में जो फोर्स है इनको हम लिखते हैं एक बार। दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट हम सिंपली लिखते हैं कि कंपेयरिंग 1 and 2। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग में क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस को एक बार लिखना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक बार लिखना। ये जो दो स्टेप्स है इसको बिल्कुल इसी तरह, डायरेक्ट का मतलब है ऊपर लिखना या सामने लिखना, तो बिल्कुल आपने इसको इसके फोर्स के सामने लिखा है। इनवर्स का हमेशा मतलब होता है 1 अपॉन में लिखना, डिवाइड में लिखना, बिल्कुल डिवाइड में मैंने आर स्क्वायर लिखा। इस तरह इन दो इक्वेशंस को एक साथ लिखने का तरीका ये है। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हम इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं और बाकी रिमेनिंग एज इट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो K यूज हुआ है, K, हमेशा इस साइन को खत्म करने का तरीका क्या है, इक्वल और एक कांस्टेंट। तो K एक कांस्टेंट, अब ये कौन सा कांस्टेंट है ये हमने यहाँ पर देखना है। इस K को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। दूसरा नाम, इस K को हम कहते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इस कांस्टेंट की एक खास वैल्यू है, वो क्या है? के की वैल्यू है 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात आती है कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये यूनिट कहाँ से आया। इन चीज़ों पे आपने गौर करना है, खासकर जो एमडीकेट ईकेट के स्टूडेंट्स हैं। ये वैल्यू कहाँ से आई? के का एक फार्मूला है। के का फार्मूला क्या है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई ई। 1/4 पाई ई, ये जो ई मैंने जिस तरह लिखा है, इस ई को बेसिकली हम कहते हैं, इस ई को बेसिकली हम कहते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? इस एप्सिलॉन को बेसिकली हम कहते हैं मीडियम कांस्टेंट। ई को हम कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम कहते हैं मीडियम कांस्टेंट। ये कहाँ से आया? जो हमारे पास के है, कूलम्स कांस्टेंट है, इस के की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹। ये कहाँ से आई? के का एक फिक्स्ड फार्मूला है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है? इसको कहते हैं मीडियम कांस्टेंट। मीडियम कांस्टेंट का ये मतलब है कि इन दो चार्जेस के दरमियान आपने क्या रखा है? क्या कोई एयर है? क्या वैक्यूम है? क्या कोई इंसुलेटर है? क्या आपने रखा है? उसको हम कहते हैं मीडियम। तो यहाँ पर जो मीडियम के लिए कांस्टेंट यूज हो रहा है, कांस्टेंट चार्जेस के लिए कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। इन चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है, जो सोर्स है, हवा है, वैक्यूम है, क्या है, उसके लिए जो कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं मीडियम कांस्टेंट। उस मीडियम कांस्टेंट को हम कहते हैं एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन का अगर सिंपल आप डेफिनेशन देख लो, तो इस एप्सिलॉन का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी नाम से इस लफ्ज से निकला है परमिट। परमिट मीन्स इजाजत देना, अलाउ करना। तो इस एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यूज, ये कब यूज होता है? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है या मीडियम कांस्टेंट है, कब यूज होता है? व्हेन टू चार्जेस आर एट रेस्ट। बिल्कुल, इस चैप्टर का नाम ही यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। सो यहाँ पर भी जब ये दो चार्जेस रेस्ट में हैं, तब इनके दरमियान जो मीडियम है, जिसको हम मीडियम कांस्टेंट या एप्सिलॉन कहते हैं, इसका सिंपल डेफिनेशन ही यही है कि ये मीडियम कांस्टेंट या जिसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इट इज यूज्ड व्हेन टू चार्जेस आर एट रेस्ट। जब दो चार्जेस रेस्ट में हो, उसके लिए जो मीडियम कांस्टेंट यूज होता है उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। अगर दो चार्जेस मोशन में हो, उसको हम फिर क्या कहते हैं? ये तो रेस्ट में है। अगर दो चार्जेस हमारे पास मोशन में है, तब इसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक सिंबल यूज होता है, ये यू को आप थोड़ा नीचे करके खींचे, इसको हम कहते हैं परमीएबिलिटी। इसका इस चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं सिर्फ ऐसी बता रहा हूँ, इसको परमीएबिलिटी कहते हैं जब दो चार्जेस मोशन में हो। तो ये रहा हमारे पास एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन का फार्मूला है, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का खुद अपना एक ही फार्मूला है, वो है एप्सिलॉन। किसका फार्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यहां पर देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या है। जो हमारे पास एप्सिलॉन तो हम कर गए कि एप्सिलॉन क्या है, वो हम कर चुके हैं। जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन मीडियम कांस्टेंट है, वो हम कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? सो कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का ये मतलब है कि जब दो चार्जेस के दरमियान या एयर हो या फिर इसमें वैक्यूम हो, दो चार्जेस के दरमियान जब एयर होता है या वैक्यूम होता है, तब इस एयर और वैक्यूम को बेसिकली हमने यहाँ पर एक नाम दिया है फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है?
ये तब हम यूज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट तब यूज करते हैं जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो। फ्री स्पेस से मतलब एयर या वैक्यूम हो इन दो चार्जेस के दरमियान। जैसे कि हमने के पढ़ा, एप्सिलॉन पढ़ा, अब एप्सिलॉन नॉट की भी एक अपनी ही वैल्यू है। वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी ये वैल्यू है। ये एक एक वैल्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो एमडीकेट या ईकेट के स्टूडेंट्स ये लेक्चर देखेंगे। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, ये आपने याद रखनी है। अब जैसे कि मैंने के में कहा कि कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। कहाँ से आई? इसका बैकग्राउंड क्या है? ये है बैकग्राउंड 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए हमें पता है कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के इक्वल है, तो इस एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट करता हूँ। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मैंने पुट कर लिया। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, एयर या वैक्यूम हो। जब एयर और वैक्यूम हो उस केस में, आप बुक में एक चार्ट है साइड में आप चेक कर सकते हो, जब भी एयर और वैक्यूम हो इस केस में जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसलिए इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट को हम नहीं लिखते, इसकी जगह हम 1 लिखते हैं। 1 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाता है। इसलिए आप बुक में चेक कर ले, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। सो किस तरह मिलेगा? ये उसका रीजन है। नेक्स्ट थिंग, ये वैल्यूज हम कर गए। अब आती है यूनिट्स की बात कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये कहाँ से आया? ये किस तरह से आया? जब आप एमडीकेट या ईकेट कोई भी एंट्री टेस्ट देते हो तो जब आपसे के की वैल्यू पूछी जाए तो बेशक उस 4 ऑप्शंस में वैल्यू सही गिवन हो, लेकिन आपको यूनिट्स भी चेंज करके दे सकते हैं। तो इसलिए आपने यूनिट किस तरह आता है वो आपने सीखना है। अब ये फार्मूला आप देख लें, किस चीज का हम यूनिट देख रहे हैं? इस वैल्यू का। ये वैल्यू क्या है? ये किस चीज की वैल्यू है? ये के की वैल्यू है। तो जो चीज हम मालूम करते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में, उस चीज को हम एक साइड पे रखते हैं। सो आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये इक्वल के इस तरफ आकर ये क्या हो जाते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने R को भी शिफ्ट किया उस तरफ, Q1 Q2 को भी हमने शिफ्ट किया इस तरफ। अब देखिए K का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ गया कि K का फार्मूला क्या है? ये है। अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें K का यूनिट चाहिए। यूनिट किस तरह से? आप देख लें K का यूनिट। R क्या है? फासला। फासले को हम लिखते हैं मीटर में, डिस्टेंस को, तो मीटर मैंने लिखा, और स्क्वायर एज इट इज। फोर्स क्या है? इसको हम लिखते हैं न्यूटन में, तो न्यूटन मैंने लिखा। Q1 Q2 क्या है? ये चार्जेस हैं। चार्जेस को हम कर चुके हैं कि इसको हम किस चीज में लिखते हैं? इसको हम कूलम में लिखते हैं। तो दो चार्जेस है, कूलम और कूलम। कूलम और कूलम जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब इसको हम यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जगह हम लिखते हैं कूलम स्क्वायर। अगर इसको मैं इस तरतीब से लिखूं तो ये बेसिकली इस तरह है, फोर्स की जगह न्यूटन, डिस्टेंस की जगह मीटर, और ये स्क्वायर एज इट इज। अब ये देख ले इस फार्मूले से किस तरह से मैंने यूनिट निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बिल्कुल वही यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरह से आपने यूनिट्स निकालना है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट का जो इसकी जो वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसमें वैल्यू कहाँ से आई? इसका बैकग्राउंड देखते हैं। के का दोबारा से आप सुन ले, एक और पॉइंट, के की जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, वो कहाँ से आई? वो इस फार्मूले से आई।
इस फार्मूले में आपने क्या पुट करना है, ये हाई लेवल है तो सिर्फ आप एक इंट समझ लें, 4 पाई की जगह आप 3.142 पुट कर ले, एप्सिलॉन नॉट की जगह उसकी आप वैल्यू पुट कर ले तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है कि 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये कहाँ से आई, इसका जो पॉइंट है वो ये है। ये एक हाई लेवल फार्मूला है जो एफएससी बेस पे नहीं है, सो मैं सिर्फ वो रीजन आपको बता रहा हूँ। 10 पावर 7 ये 4 पाई की जगह 3.142 और c को यहाँ पर हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब इन वैल्यूज को आप पुट करते हो तो आपको ये रिजल्ट आता है। बुक के हिसाब से आपने सिर्फ ये देखना है, ये सिर्फ मैं इस चीज की रीजन आपको बता रहा हूँ कि अगर जब भी आप इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए आपने वहां पर रीजंस ढूंढने होते हैं। अब आगे जाते हैं, एप्सिलॉन मीडियम कांस्टेंट में एक चीज रह गई, उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, ये जो एप्सिलॉन आर है इसको बेसिकली हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम यह है कि इसको हम कहते हैं इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका थर्ड नाम है, इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। तो जो एप्सिलॉन आर है इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो एप्सिलॉन आर है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, जो एप्सिलॉन आर है उसको हम इंसुलेटर भी कहा जाता है या इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब है, अब इन तीनों को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम हो, कोई भी चीज हो, उसको हम कहते हैं मीडियम कांस्टेंट एप्सिलॉन ई। इन दो चार्जेस के दरमियान अगर आपके पास एयर हो या वैक्यूम हो जिसको हम फ्री स्पेस कहते हैं, इसका मतलब है वो है एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दो चार्जेस के दरमियान आपके पास क्या हो, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, कोई ऐसा चीज जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर मींस, इंसुलेटर का मतलब हर वो चीज जिससे करंट पास ना हो, ऐसा कोई चीज अगर आप रखते हो इन दो चार्जेस के दरमियान, उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, उसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल और उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सारे उसके नाम्स हैं। यहाँ तक 10th क्लास में बिल्कुल यहाँ तक है। जो सेकेंड ईयर फिजिक्स है उसमें इसी लॉ को मजीद एक्सप्लेन किया गया है। सो 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक यहाँ तक ही है। कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए, जो आगे क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म का ये मतलब है कि जब दो चार्जेस हो उनके दरमियान डिस्टेंस r हो, उन दो चार्जेस पे एक फोर्स एक्ट होता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन लिखते हैं तब इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। किस तरह से, अब जैसे कि यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं, हम ये कहते हैं कि जो पहला चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स लगाता है, पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है। जब वो पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है तो वो जिस डायरेक्शन में जाता है, वो जिस तरफ डिस्टेंस कवर करता है, डायरेक्शन की हमने बात की, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं किस चीज से, उसको हम लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर से उसको हम लिखते हैं। अगर पहले चार्ज ने दूसरे पे फोर्स लगाया तो उसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं उसको हम जाहिर करते हैं आर से। तो आर में भी हम लिखते हैं कि फर्स्ट ने जब 2 पे लगाया तो उस आर का मतलब इस डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया। अगर हम कहें कि जो फोर्स है जो यहाँ पर लग रहा है, जो दूसरा चार्ज है वो पहले पे फोर्स लगा है, तो हम लिखते हैं जो दूसरा चार्ज है वो अगर पहले पे फोर्स लगा है तो उसको हम कहते हैं F21।
इसको जब हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म या इन टर्म्स ऑफ हम कहते हैं कि जब दूसरा पहले पे लगाएगा तो वो किसी खास डायरेक्शन में या इस तरफ वो किसी फासला तय करता है जिसको हम कहते हैं आर। तो उस आर को यहाँ पर जो आर है उसको अगर फोर्स 2 1 है तो आर भी क्या होगा 2 1 होगा। यूनिट वेक्टर यहाँ पर जो केप है वो शो करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन मींस वेक्टर फॉर्म में लिखना। अब यहां पर देख ले, फोर्स जब पहला चार्ज दूसरे पे लगाता है वो इस तरफ लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये है। जब दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाएगा तब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। इसका ये मतलब है जब फोर्स पहला दूसरे पे लगाएगा तो इस तरफ हम आर को लेते हैं R1 2, बिल्कुल ये पॉइंट ये है। जब फोर्स दूसरा चार्ज फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है जिसको हमने R21 कहा, ये हमारे पास ये है। तो क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुए? बिल्कुल हुए। इन दोनों पे जो फोर्स लगता है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। इसलिए इस R या F को हम डायरेक्ट R को अगर R1 2 यूनिट वेक्टर हो तो उस पे जो R21 है ये दोनों पे जो फोर्स लगता है वो बिल्कुल सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। लेकिन फर्क किस चीज में है? डायरेक्शन में है। जब भी डायरेक्शन अपोजिट होता है हम क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं। और जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखते हैं तो अगर फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाए या फिर अगर दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाए, ये दोनों बेसिकली सेम होते हैं। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। इसको इस फार्मूले से पुट करके भी हम ये रिजल्ट लाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म का रिजल्ट क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझाया है। लास्ट पॉइंट देखते हैं कूलम्स लॉ में, वो है इफेक्ट ऑफ कूलम फोर्स ऑन मीडियम। मीडियम पे कूलम्स फोर्स का क्या इफेक्ट है, क्या असर है? मीडियम का क्या मतलब है यहाँ पर वो अभी हम देख रहे हैं। मीडियम मींस यही पॉइंट ही है। इस टॉपिक को हम ये भी कहते हैं कि इफेक्ट ऑन मीडियम। मीडियम पे जो इफेक्ट है किस चीज का? ऑफ कूलम्स फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर देख ले, ये दो चार्जेस है। पहला पॉइंट ये है कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है हमारे पास? वो है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान या एयर है या फिर वैक्यूम है। तो इस केस में जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये रीजन मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंड पॉइंट, अगर दो चार्जेस हो, इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल हो। इंसुलेटिंग मटेरियल मींस एप्सिलॉन आर हो, डाई इलेक्ट्रिक हो, तब उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ हम एप्सिलॉन आर भी यूज करते हैं कि अगर इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल हो, डाई इलेक्ट्रिक हो, एप्सिलॉन आर हो, तब इस केस में अगर दोनों के दरमियान कोई भी मीडियम जो है वो फ्री स्पेस ना हो, फ्री स्पेस ना हो मींस एप्सिलॉन आर हो, इंसुलेटर हो, डाई इलेक्ट्रिक हो, फिर इसी चीज को यहाँ पर मैंने एक लाइन से जाहिर किया, इसको हम कहते हैं अदर देन फ्री स्पेस, कि वो फ्री स्पेस के अलावा कुछ और हो। वो कुछ और क्या हो सकता है? उसी को तो हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। सो जब कोई और चीज हो, मीडियम, फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम ना हो, तो तब फार्मूले को मैंने एफ डैश से जाहिर किया है। अगर दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस हो, एयर या वैक्यूम हो, तो उसको मैंने सिंपल एफ से जाहिर किया है। ये किस चीज का फार्मूला है? ये तो कूलम्स लॉ का फार्मूला ही हम देख रहे हैं। ये फार्मूला यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था, तो ये क्या है? एफ के Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये तो मैंने K की जगह हमने लिखा है, K की जगह हम क्यों ये लिखते हैं ये रीजन हम स्टार्ट में कर चुके हैं। सो यहाँ पर आप देख लें,
इस दोनों फार्मूले को अगर आप कंपेयर कर लो तो ये जो पूरा फार्मूला है, ये एप्सिलॉन आर को निकाल कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से एफ डैश इस पूरे टर्म को खत्म करके हम क्या लगाते हैं, इन पूरे टर्म जो है ये यहाँ पर सेम है और ये किस चीज के इक्वल है, एफ के इक्वल है। सो इस पूरे टर्म की जगह हमने वही एफ ही पुट किया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, और ये है हमारे पास एप्सिलॉन आर एज इट इज। अब यहाँ पर जो रिजल्ट्स मैंने बताने हैं वो आप देख लिए। अगर मुझे एप्सिलॉन आर यहाँ पर चाहिए, एप्सिलॉन आर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एफ एज इट इज, ये एफ डैश मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस रिजल्ट का क्या मतलब है, इस रिजल्ट का ये क्या मतलब है कि हमारे पास हमें दो फोर्सेस मिले। जब हम इसके मीडियम की बात कर रहे हैं तो फोर्सेस पे दो फोर्सेस हमें मिले। पहला एफ है, एफ का ये मतलब है कि जब दोनों के दरमियान फ्री स्पेस है। एफ डैश का ये मतलब है कि जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम एप्सिलॉन आर है, मींस फ्री स्पेस के अलावा कुछ और है। तो ये हमें इक्वेशन मिला। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हमें रिजल्ट ये देता है, इस रिजल्ट का ये मतलब है कि जो एफ डैश है वो छोटा होता है, कम होता है एफ डैश की वैल्यू। एफ डैश मींस जब फ्री स्पेस के अलावा आप कुछ भी यूज करते हो तब उस पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कम होती है। एफ का मतलब जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस मींस एयर या वैक्यूम हो, तब इसकी वैल्यू ज्यादा हम लेते हैं। तो इस चीज को जब हम एक लाइन में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, एफ डैश कम है, एफ ज्यादा है। तो इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में कि एफ डैश इज लेस देन एफ, एफ डैश एफ से कम है। इस चीज को उल्टा अगर हम लिख ले, ये कम है ये ज्यादा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश, ये भी इसका रिजल्ट है। लास्ट रिजल्ट ये है कि एप्सिलॉन आर को हम जब भी लिखते हैं हम ये कहते हैं कि इट एज नो यूनिट्स, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन ये है कि अगर फोर्स हम पुट करते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इस फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो क्या होता है, न्यूटन और न्यूटन आपस में जब कैंसिल होते हैं तो कोई भी यूनिट नहीं बचा, इसलिए हम कहते हैं इट एज नो यूनिट। और लास्ट पॉइंट, यहां से हमें एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका डेफिनेशन मिल जाता है। वो क्या है, इसके डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर लिखा है। डेफिनेशन क्या है, देखिए ये डिवाइड में लिखा है। जब भी डिवाइड में लिखना होता है हम यूज करते हैं रेशो। रेशो क्या है, द रेशो बिटवीन द फोर्स, द रेशो बिटवीन द फोर्स। इस सिंपल एफ का मतलब क्या था, जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो, तो आप इसको डिफाइन किस तरह करना है, द रेशो बिटवीन द फोर्स व्हेन द मीडियम इज फ्री स्पेस। अब जब ऊपर वाले के बाद नीचे वाले के हम डेफिनेशन में लिखते हैं तो हम सिंपल यूज करते हैं टू द फोर्स एफ डैश। कौन सा फोर्स है, जब दोनों के दरमियान कोई और चीज है फ्री स्पेस के अलावा, तो हम क्या लिखते हैं, सो टू द फोर्स व्हेन द मीडियम इज अदर देन फ्री स्पेस। अदर देन फ्री स्पेस के ऊपर मैंने डैश से जाहिर किया है। तो ये भी एक तरीका है कि एक इक्वेशन को आप स्टेटमेंट में वापस किस तरह से चेंज करते हो। लास्ट बार दोबारा सुन ले, द रेशियो ऑफ द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन देम इज फ्री स्पेस टू द फोर्स व्हेन द मीडियम इज other than free space, it is called epsilon r, it is called relative permittivity, it is called dielectric constant. So ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अब सो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।